ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज योर एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आप सभी जानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सेल्फ पॉलिनेशन और उसके एडेप्टेशन कंप्लीट किया था और क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअल में क्या है वो हमने डिफाइन किया था। अब आगे हमें कि किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो अकॉम्प्लिश होगा, पूरा होगा, वो हम यानी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे एक और हेडिंग इसका हम रख सकते हैं, एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन हम कह सकते हैं। एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, देखिए एक चीज सबको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे पास जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, हमारे पास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मेजॉरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट्स है दे गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमें पता है कि हमारे पास दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे। तो दो डिफरेंट प्लांट्स के पास, एक प्लांट के पास आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरे प्लांट के पास आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। इट मींस the two male and female plant parts will be far away from each other। एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो जाहिर सी बात है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज एंथर से पॉलन ग्रेन जो है आपके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जब आपका ट्रांसफर होता है, उसी को ही तो हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब आपका पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट की, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जब वो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर कराने के लिए कोई ऐसा एजेंट होना चाहिए, कोई उसको ले जाने वाला कोई एंटिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन बिना एजेंसीज के नहीं हो सकता। तो इतना हमें याद रखना है। तो इतना हम लोगों को दिमाग में बिठा कर रखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे पास एजेंसीज हैं, यानी क्रॉस पॉलिनेशन को कराने वाले एजेंट्स हैं, उनको जनरली हम दो ग्रुप्स के अंदर हम पढ़ते हैं। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एज एन एजेंट काम करता है, पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर कराने का, ले जाने का काम करता है। या नॉन लिविंग जो हमारे पास एंटाइटीज है वो भी हेल्प करता है पॉलन ग्रेन को एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसलिए जनरली क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए जो एजेंट्स या एजेंसीज होंगे, उन एजेंसीज को, उन एजेंट्स को हम जनरली दो हेडिंग्स के अंदर, यानी दो ग्रुप्स के अंदर हम पढ़ते हैं। वन agencies या one agent is studied under the category of abiotic agents। Abiotic agents, and the next one is called as biotic agents। It means there are two groups of agencies. One is non-living and the next one is living agencies। ठीक है, ओके। एबायोटिक एजेंट्स के अंदर जनरली बहुत, हालांकि ये बहुत लेस होता है, ये वाला जो एबायोटिक एजेंसीज की वजह से जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो बहुत ही कम प्लांट्स के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट यानी ये दोनों हमारे पास है। तो इसके अंदर हमें जनरली मिलेंगे एबायोटिक एजेंसीज के अंदर दो चीजें, एक तो विंड के द्वारा या एयर के द्वारा, एयर के जरिए से आपका पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है एंथर से स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट फ्लावर्स। दूसरा जो नॉन लिविंग एंटाइटी है या एबायोटिक एजेंट है, दैट इज योर वाटर। वाटर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वाटर के द्वारा जो एजेंसी, यानी वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो मोस्टली जाहिर सी बात है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होगा। ठीक है, एक्वेटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। ओके, इसी तरीके से हमारे पास बायोटिक एजेंट्स बहुत सारे हैं। जनरली आप अगर देखें तो बायोटिक जो एजेंसीज हैं
उनको हम कई सारे ग्रुप्स के अंदर पढ़ते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा, खासकर बायोटिक एजेंट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराने वाले एजेंसी जो है वो आपके इंसेक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। नंबर सेकंड, इंसेक्ट्स के अलावा और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पॉलन ग्रेन को एंथर से दूसरे प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करा सकता है। एक तो बायोटिक एजेंट्स के अंदर यानी लिविंग एजेंट्स के अंदर हमने इंसेक्ट पढ़ा। नंबर सेकंड हमारे पास है बर्ड्स। जो आपके पास बर्ड्स है, चिड़िया जो है या बाकी जितने भी बर्ड्स हैं, सिर्फ चिड़िया ही नहीं बहुत सारे जितने भी बर्ड्स हैं, वो सारे बर्ड्स भी पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे प्ले अ वेरी पिवटल रोल इन ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। नंबर थर्ड जो हमारे पास बायोटिक एजेंट है या लिविंग एजेंट है जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द different flower of the different plant, that is your आप कह सकते हैं ants जो है वो भी ट्रांसफर करते हैं, याद रखिएगा ये, शाबाश। नंबर फोर्थ जो है बैट, हमारे पास जो चमगादड़ होते हैं वो भी कुछ ऐसे गिने चुने प्लांट स्पीशीज, जब हम पढ़ेंगे तब हम साथ साथ में उन प्लांट्स के स्पीशीज के नाम भी बताएंगे। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बैट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में। एंड नंबर फिफ्थ जो है कुछ स्नेल्स या जिनको हम कहते हैं स्लगिश एनिमल, यानी जो यानी ज्यादातर जिसके अंदर स्लगिश एनिमल्स के अंदर ज्यादातर हम स्नेल्स की बात करेंगे। तो ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सकता है। एक और हम ऐड कर सकते हैं, जनरली हम कहते हैं एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब यहां पे देखिए ये सारा एनिमल्स ही है, लेकिन एनिमल्स यहां पे हम थोड़ा सा लार्ज जो एनिमल्स है उनकी बात कर रहे हैं। लार्ज एनिमल्स इंक्लूडिंग काउ, इंक्लूडिंग गोट, इंक्लूडिंग ह्यूमन आरसेल्स आल्सो, ठीक है। ओके, तो हमने क्या कहा, जनरली हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंसीज है, एजेंट्स है, क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले जो चीजें हैं वो दो कैटेगरी के हैं। एक तो नॉन लिविंग वाले कैटेगरी है, दूसरा लिविंग वाले कैटेगरी है। नॉन लिविंग वाले कैटेगरी में हमारे पास दो ऐसे एंटाइटी आपको मिलेंगे, नॉन लिविंग चीजें आपको मिलेंगे जो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है, कौन कौन से हैं? एक तो हवा के जरिए आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकता है। नंबर सेकंड, पानी के जरिए आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकता है। बायोटिक एजेंट्स के अंदर बहुत सारे हैं। इंसेक्ट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बर्ड्स, एंट्स, बेट्स, स्नेल्स एंड बाकी जो लार्जर एनिमल्स हैं, ये सारे जो है हमारे बायोटिक एजेंसीज हो गए। ओके, अब हम सबको अलग अलग से पढ़ेंगे। एक चीज सबको याद रखना है, शाबाश, इनको कुछ टेक्निकल टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है बायोलॉजी के अंदर एक जनरल टर्म भी होता है, एक टेक्निकल टर्म होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपका, याद रखिए ये, शाबाश, अगर आपका पॉलिनेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन यानी पॉलन ग्रेन अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक विंड के द्वारा यानी थ्रू द यानी बाय मींस ऑफ विंड अगर का तो हो रहा है, तो मतस ओदे यानी क्या कहते हैं, पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली। क्या कहेंगे, शाबाश, एनिमोफिली। ओके, इतना याद रखना है। यानी अगर आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है बाय मींस ऑफ विंड, दैट पॉलिनेशन बाय मींस ऑफ विंड, दैट इज एबायोटिक एजेंट, इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। एंड अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है, खासकर एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है बाय मींस ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे, शाबाश बेटा, उसे कहेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है। ओके, हाइड्रोफिली को भी हम जनरली दो हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं। ये जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे। दो हेडिंग्स यानी दो टाइप्स के अंदर पढ़ते हैं। वन type is called as epihydrophily. Epihydrophily,
and the number second is called as hypohydrophily. हाइपोहाइड्रोफिली, याद रखो यार, या इसको हम एपीहाइड्रोफिली कहेंगे, कुछ और नाम भी हम देते हैं इनको। एपीहाइड्रोफिली को एपीहाइड्रोगैमी भी कहते हैं, याद रखना, एपीहाइड्रोगैमी, ओके। एंड हाइपोहाइड्रोफिली को एक और नाम आप दे सकते हैं, हाइपोहाइड्रोगैमी। जब एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो डिफरेंट नाम से आ सकता है, तो इसलिए ये नाम आपके दिमाग में रखना चाहिए। एपीहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोगैमी आर द सेम थिंग, टू नेम फॉर वन थिंग। एंड हाइपोहाइड्रोफिली या हाइपोहाइड्रोगैमी आर आल्सो सेम, ये याद रखना, ओके। अब देखिए शाबाश, अगर याद रखो ये शाबाश, अगर बायोटिक एजेंट्स के अंदर अगर इंसेक्ट्स की वजह से पॉलन ग्रेन आपका ट्रांसफर हो रहा है मेल से फीमेल प्लांट के पास, उस इंसेक्ट के द्वारा हो गए हुए पॉलिनेशन को, यानी बायोटिक एजेंट्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इंसेक्ट्स की वजह से अगर हो रहा है, उसको भी एक टेक्निकल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं बॉटनी के अंदर, दैट पॉलिनेशन विच इज डन या विच इज accomplishing by means of insects, by the agency of insects, is called as entomophily। याद रखो ये शाबाश, क्या कहेंगे, entomophily। and the study of insects is called as entomology। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे और भी इसको हमें इलाबोरेट ही पढ़ना है। नंबर सेकंड, अगर बर्ड्स की वजह से यानी परिंदों की वजह से अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लांट, यानी एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, अगर बर्ड्स की वजह से हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ क्या कहते हैं, पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज, याद रखिए शाबाश, ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। एंड सबको पता है स्टडी अबाउट यानी बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी, ओके। और अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है बाय मींस ऑफ एंट्स, एंट्स की वजह से भी कुछ प्लांट्स के अंदर होता है, साथ में जब हम इसको अलग अलग से हमें पढ़ना है, अभी डिटेल में पढ़ना है एक एक करके, उस समय हम कुछ प्लांट्स के स्पीशीज भी आपको बता देंगे। और अगर एंट्स की वजह से ये पॉलिनेशन हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज मायरमेकोफिली। याद रखो शाबाश, मायरमेकोफिली, याद रखो, ठीक है। एंटोमोफिली बाय मींस ऑफ इंसेक्ट्स, ऑर्निथोफिली बाय मींस ऑफ बर्ड्स, मायरमेकोफिली बाय मींस ऑफ एंट्स। एंड अगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नाइट को ब्लूम करते हैं, यानी जिनका फ्लावरिंग जो है वो ओपन होता है, फ्लावर जो है वो ओपन होता है रात के टाइम पे, तो ऐसे फ्लावर के अंदर वैसे ही ऑर्गेनिजम्स एक्टिव रहेंगे, पॉलिनेशन करें, जो रात को ज्यादा एक्टिव होते होंगे। और हमें पता है बैट जो है वो सबसे ज्यादा रात को ही एक्टिव होता है। तो इन केस ऑफ बैट, अगर बैट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, देन उस टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बाय मींस ऑफ बायोटिक एजेंट्स यानी बैट इज कॉल्ड एज काइरेप्टेरोफिली। काइरेप्टेरोफिली, काइरेप्टेरोफिली, ओके। एंड पॉलिनेशन बाय मींस ऑफ स्नेल्स, स्नेल के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा होगा, तब ऐसे पॉलिनेशन को हम कहेंगे मैलेकोफिली। क्या कहेंगे शाबाश बेटा, मैलेकोफिली। एंड लास्ट में एक हमारा बात जाता है लार्ज एनिमल्स के द्वारा, यानी जैसे कि हम इंसान हैं या कुछ बड़ा भारी भरकम जो कोई एनिमल होगा, अगर उसके द्वारा अगर हो रहा है, दैट टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज जूफिली। ये सब को याद रखना है शाबाश, दैट इज कॉल्ड एज जूफिली, ओके। अब देखिए, these are some of the agencies of cross pollination, and these agencies were categorized into two categories. One is abiotic, number second is biotic. ये सबको दिमाग में बिठाना है। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे हर एक क्लास में इनको एक एक करके हमें पढ़ना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए, एक चीज याद रखना है सबको थोड़ा बहुत, और भी मैं यहाँ पे नोट अगर करना है तो आप नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। अब देखिए शाबाश,
ये हो गया एजेंसीज की बात। अब थोड़ा सा पोलन ग्रेन को थोड़ा, क्योंकि पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पोलन ग्रेन, वो हमने पहले क्लास में पढ़ा है। अब यहां पे थोड़ा पोलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? वायबिलिटी के बारे में। अब पोलन ग्रेन्स, या आप ऐसे लिख सकते हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। देखिए, जितने भी हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट तरीके के पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे के सारे एक ही तरीके की वायबिलिटी नहीं रखते। अब यहां पे बात ये है, व्हाट डज द वर्ड वायबिलिटी मीन्स? वायबिलिटी मीन्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं, साथ में लिख लीजिए, शाबाश। द पीरियड of which the period of which the pollen grains, the period of which the pollen grains, और सबको पता है pollen grain का मतलब pollen grain contains the male gamete, ये तो सबको पता है। हमारे पास जो जेनरेटिव न्यूक्लियस था, वो जेनरेटिव न्यूक्लियस से 2 मेल गैमेट बनने वाला था, ये तो सबको पता है, शाबाश, ठीक है। अब द पीरियड ऑफ विच द पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेट हैज द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग दैट इज फीमेल गैमेट, यानी फीमेल गैमेट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पोलन ग्रेन के पास क्या कैपेसिटी है, कितना काबिलियत है, कितना एबिलिटी है कि वो कितने समय तक फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सकता है। वो ये समझ में आया कि इसका मतलब जितने भी हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के हैं पोलन ग्रेन्स जो हैं, सारे पोलन ग्रेन्स के पास एक ही तरीके के वायबिलिटी नहीं होगा। यानी इसका मतलब कुछ कम समय के लिए वायबल रहेंगे। वायबल मींस द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द एग। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि किस तरीके से एक पोलन ग्रेन या उस पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है, उसके पास कितना कैपेसिटी है, कितने समय तक वो एक्टिव रह सकता है, जिंदा रह सकता है, ताकि वो फीमेल गैमेट को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। तो इतना याद रखना। मैं कुछ एग्जांपल आपको यहां पे दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास राइस एंड व्हीट जो है, उसका हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। शायद ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स, हमारे पास 2 प्लांट हैं जो जनरली यानी हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। व्हीट, माचिस का टिकाची, क्रो, ठीक है। दैट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ व्हीट इज व्हाट? ट्रिटिकम एस्टिवम। वी हैव टू अंडरलाइन दिस सेपरेटली। एक व्हीट हो गया। दूसरा एक और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है राइस, चावल। द बॉटनिकल नेम ऑफ विच इज ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। ये जो 2 प्लांट्स हमारे पास है, व्हीट और राइस, अगर आप इनका वायबिलिटी देखेंगे, यानी अगर आप ये देखेंगे कि इनके पोलन ग्रेन कितने समय तक जिंदा रह सकता है। वायबिलिटी का मतलब एक लूज टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि कितने समय तक आपका पोलन ग्रेन जिंदा रहेगा, ताकि वो जाके फीमेल गैमेट के साथ अपने आप को फर्टिलाइज कर सके, सीड बनाने के लिए, नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो ये देखा गया है व्हीट और राइस का जो वायबिलिटी होता है वो 30 मिनट ही होता है। 30 मिनट्स, यानी सिर्फ 30। अगर इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 30 मिनट तक वो जिंदा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर व्हीट और राइस का पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज हो रहा है, आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर
अगर वो फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचा, वहां पे पॉलन ट्यूब बनाया, जर्मिनेशन हुआ, और अगर उसी आधे घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो आधे घंटे के बाद कितना भी आप कोशिश करो, व्हीट और राइस का जो पॉलन ग्रेन है वो कभी भी फर्टिलाइज नहीं हो कर सकता, यानी एग के साथ कभी भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब उसका टाइम पीरियड कितना है, फर्टिलाइज करने का टाइम पीरियड सिर्फ आधे घंटे। और मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास मोस्ट एंजियोस्पर्म्स, यानी ज्यादातर जो हमारे पास मोस्ट जो एंजियोस्पर्म्स होगा, वो एंजियोस्पर्म्स का जो वायबिलिटी होता है फ्यू मंथ्स तक, यानी कुछ महीनों तक उसका वायबिलिटी हो सकता है। इतना याद रखना, समझ में आ रहा है? वायबिलिटी मींस कि एक पॉलन ग्रेन कितने समय तक एक्टिव रह सकता है, कितने समय तक वो किसी फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सकता है, यानी मेल गैमेट कितने समय तक फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। व्हीट राइस का 30 मिनट, और बाकी जितने भी मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म्स है, मेजॉरिटी जो एंजियोस्पर्म है, उनके पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी जो होता है वो कितना होगा, फ्यू मंथ्स तक हो सकता है। ठीक है, ओके, बस अब खत्म हो गया। थोड़ा और हमें आप लोगों को ये साथ साथ में लिखना चाहिए, शाबाश। चलिए अब देखिए कुछ प्लांट्स के थोड़ा बहुत पॉलन ग्रेन्स की बात करेंगे। हमारे पास कुछ दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके जो एकेडमिक जो एग्जाम है उनमें तो नहीं पूछा जा सकते, लेकिन जो आपके पास कॉम्पिटिटिव नीट टाइप के जो एग्जाम्स है उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस जो डेटा बेस्ड या कुछ जो माइनर जो चीजें हैं उनको वो ज्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इतना याद रखना, हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किस प्लांट का हो सकता है, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन, याद रखिए ये, शाबाश। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन आपका किसका होगा, याद रखना, हमारे पास एक प्लांट होता है जिसका नाम है मायोसॉटिस। मायोसॉटिस का पॉलन ग्रेन जो होता है वो सारे पॉलन ग्रेन्स के कंपैरिजन में सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन ऑफ ऑल, और इसका साइज कितना होगा, 2.5 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा, याद रखो, शाबाश, नोट डाउन करना इसको। नंबर सेकंड, द लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन डायमीटर में अगर आप बात करेंगे, लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन, याद रखना, लार्जेस्ट जो पॉलन ग्रेन होगा, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन तो हमने क्या कहा, मायोसॉटिस, लार्जेस्ट जो पॉलन ग्रेन होगा, सॉरी यहां लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन जो होता है वो किसका होता है, याद रखना है, शाबाश, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होगा दैट इज ऑफ ज़ोस्टेरा। इट्स एन एक्वेटिक प्लांट, लॉन्गेस्ट, अगर आप इसका साइज देखेंगे कितना होता है, 2500 माइक्रोमीटर, इतना उसका क्या होता है, यानी आप कह सकते हैं लंबाई या लंबा इतना हो सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटा। नेक्स्ट जो क्लास होगा इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे हमारे